नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं ब्रजेश छलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस पे टॉपिक बनाते हैं और कंपटीशन में आने वाले सभी क्वेश्चन को टॉपिक में कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अक्सर वीडियो में आप लोग देखते हैं वे पूरे ह्यूमन बॉडी को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम लोग टॉपिक को लेकर बनाते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव पे बनाया था तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। और जैसे हमारा ब्लड पे था, सेल्स, ह्यूमन सेल्स पे था, तो उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के लिए बनते हैं हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम एक ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आज इस टॉपिक के बारे में सभी क्वेश्चन आप कवर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए मदद मिले। दोस्तों, हमारा लक्ष्य होता है कि हम आपको पूरी जानकारी किसी भी टॉपिक के बारे में दें, और यदि आप उसे लाइक करते हैं और कमेंट्स करके हमें बताते हैं तो इससे हमें कोई अलग से बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो भी बेनिफिट है हमें आपका एक सपोर्ट मिलता है। हमें भी लगता है कि हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी अधूरी है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन में केवल हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो बात गलत है। क्योंकि रेस्पिरेशन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे भोजन का पाचन होता है। हमारे भोजन जो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है उसमें भी हमारी श्वसन तंत्र की एक अहम भूमिका है। क्योंकि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेशन के बिना अधूरा है। खाए हुए भोजन से अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो उसमें ऑक्सीजन का उपयोग सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हमारा रेस्पिरेशन यानी कि मानव श्वसन तंत्र की हम बात करेंगे तो श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा श्वसन तंत्र दिखने में कैसा होता है। जो हम बात करेंगे एनाटॉमिकली, तो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा इसमें नोज से शुरू होता है और उसके बाद ट्रेकिया, हमारी जो श्वसनाल वगैरह होती है, फिर उसमें लंग्स होते हैं। लंग्स के भी कई भाग होते हैं जिसमें ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, कुपिका यानी कि एल्वुलाइज होती हैं। तो ये तो हमारी एनाटॉमी हो गई। अब हम जानेंगे कि श्वसन होता क्या है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि श्वसन केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, वह चाहे प्लांट सेल हो या ह्यूमन सेल हो। ह्यूमन से यानी कि एनिमल की हम लोग बात करेंगे, सभी एनिमल्स में आ जाएंगे। तो या तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, तो ये जो जीवित होती है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी में ये क्रिया होती है। इसलिए क्या कहेंगे कि श्वसन एक जैविक क्रिया है, यानी कि जीवों में होने वाली क्रिया है। दोस्तों, निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है क्योंकि वे जीवित नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया है कि श्वसन एक जैविक क्रिया है। और इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल यानी कि अवशिष्ट पदार्थ है, जिसे कि हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और दोस्तों, इस सहायता से क्या होता है, भोजन का दहन होता है। भोजन के दहन से मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें श्वसन का बहुत महत्व है। अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि जो भी हमारी एनर्जी मिलती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलती है। तो दोस्तों, जो भोजन का पाचन होता है उसमें तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग ही काम करते हैं, लेकिन उसमें जो सपोर्ट होता है वो हमें किसका होता है, वो हमें होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि श्वसन तंत्र का होता है। दोस्तों, आपको इक्वेशन यहाँ पे रेड कलर में दिख रही होगी। इसमें हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और इसमें 6O2 यानी कि जब भी इसका पाचन होता है तो इसमें ऑक्सीजन का अणु इसमें क्रिया करता है, जिसमें 6CO2, 6H2O और 38 ATP बनती है। ATP दोस्तों हमने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में, जिसमें हमने सेल पढ़ाया था कि ATP यानी कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल होता है, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें एनर्जी के कॉइन्स के रूप में ATP हमारा स्टोर होता है, इसीलिए हम उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे 38 ATP एनर्जी यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें ग्लूकोज के एक अणु से मिलती है।
तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। एक नोट है दोस्तों, इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जो हमारा भोजन का दहन होता है, इस क्रिया में क्या होता है? एनर्जी निकलती है। एनर्जी यानी कि ऊष्मा, यानी कि इस क्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन या भोजन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप बताएंगे यह ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि यह ऊर्जा मुक्त करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे शोषण के प्रकार। तो शोषण के प्रकार की बात करें तो शोषण दो प्रकार का होता है, एक वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय। नाम से स्पष्ट है कि एक वायु की उपस्थिति में होगा और एक दूसरा वायु की अनुपस्थिति में होगा। यानी कि आपको बात क्लियर हो गई कि वायवीय और अवायवीय शोषण हमारा दो प्रकार का शोषण होता है। देखते हैं हम वायवीय शोषण में क्या है। इस क्रिया में भोजन का दहन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि जो भी हमने एक पहले रिएक्शन देखी थी वो सेम रिएक्शन यहाँ पे आएगी, क्योंकि भोजन का दहन यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह शोषण सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों किन में होता है? ये हमारा जीवित कोशिकाओं में होता है और इसमें 38 एटीपी बनती है। इसमें ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी एनर्जी हमारे पास बनती है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में। दूसरा प्रकार हमारा कौन सा होता है? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण यानी कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती यानी कि ग्लूकोज का जो पाचन रहेगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? 6CO2 बनती है, लेकिन इसमें जल की जगह क्या बनता है? एथिल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल C2H5OH, और इसमें एनर्जी कम मात्रा में उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा ही निकलती है। यानी कि दोनों में क्या अंतर है? अगर हमारा भोजन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हमारे पास 38 एटीपी एनर्जी बनेगी, और यदि हमारे भोजन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का पाचन होगा तो हमें केवल 2 एटीपी एनर्जी ही मिलती है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, और जो ये अवायवीय शोषण होता है, इस प्रकार का शोषण केवल जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस और अंकुरण जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें और हमारी आरबीसी में भी ये होता है। दोस्तों शुरू करते हैं अब हम। ये तो हमने श्वसन के बारे में जाना था। अब हम सिस्टम की बात करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कहां से शुरू होता है, इसमें कौन कौन से अंग हमारे सम्मिलित होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। यानी कि हर एक अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों जब भी हम कोई तंत्र पढ़ते हैं या सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो जब भी हम सिस्टम में तंत्र का नाम लेते हैं तो उसमें कई अंग मिलकर एक तंत्र या सिस्टम बनाते हैं। इसमें सिंगल कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अंग विशेष होता है। यानी कि अगर हम लोग बात यहाँ पे डाइजेस्टिव की करें तो उसमें स्टमक हमारा मेन रोल है, इंटेस्टाइन है। या हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें हमारा हार्ट मुख्य अंग है। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं श्वसन तंत्र, तो इसमें हमारा मुख्य अंग क्या है? फेफड़े। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा श्वसन तंत्र क्या होता है। इस श्वसन तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो श्वसन तंत्र की उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। दोस्तों हमें जानते हैं कि जब भी गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है जिसमें 3 तरह की लेयर होती है, यानी कि 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली को एक्टोडर्म बोलते हैं और मध्य भाग को हम लोग मध्य स्तर कहते हैं जिसे उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और जो आंतरिक स्तर होता है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो श्वसन तंत्र का जो उत्पत्ति होती है यानी कि जो तंत्र हमारा बनता है यह भ्रूणीय एंडोडर्म से बनता है और यह निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है हमारा नासा छिद्र, यानी कि जो हमारी नाक के बाहर छिद्र होते हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, उसे हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। फिर हमारा आता है नासा मार्ग, फिर आता है हमारा ग्रसनी, उसके बाद आता है हमारा कंठ, फिर आती है हमारी श्वास नाल और ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब छोटे छोटे भागों में बढ़ती है तो उसी को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये ब्रांचेस बनती हुई जाएगी, ऊपर की सभी ब्रांचेस सिंगल होती हैं। उसके बाद जब ब्रोंकाई होती है तो दोनों लंग्स में एक एक
की संख्या में जाती है और यही ब्रोंकाई जब आगे जाके 5, 7, 10, 14 भागों में बढ़ती है, इसी को हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। और जो सबसे मुख्य अंग हमारे श्वसन तंत्र के होते हैं वो होते हैं हमारे फेफड़े, जिनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, आपको सबको पता है कि हमारी वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, एक एक अंग के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नासिका छिद्र। यह नासा मार्ग का बाहरी छिद्र होता है, यानी कि हमारी नाक के जो बाहरी छेद होते हैं जहां से हम वायु को अंदर की ओर लेते हैं, यही हमारे नासिका छिद्र होते हैं। और यह संख्या में 2 होते हैं और जो कि एक सेप्टम यानी कि बीच में एक पार्ट होता है, हमारा मांसपेशी का पार्ट होता है जो उन दोनों को अलग अलग भागों में बांटता है, इसीलिए हमारी नाक में 2 नासा छिद्र होते हैं। दोस्तों जहां भी पार्टीशन होता है तो जो पार्टीशन वाली बीच की दीवार होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो हमारे नासा छिद्र सेप्टम द्वारा आपस में बटे होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है नासिका मार्ग। तो दोस्तों नासिका मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो यह श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है, यानी कि नासा छिद्र के बाद जो हमारी श्वसन तंत्र शुरू होता है उसी को हम नासिका मार्ग कहते हैं। और यह श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होता है और यह धूल मिट्टी और जो सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से नासिका मार्ग क्या करती है, यहाँ पे रोकती है। और वायु का जो तापमान होता है वो भी यहीं पे नियंत्रित होता है। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग बाहर से एयर हमारे शरीर में जाती है, यानी कि वायु हम जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, कई बार मॉइस्चर भी होती है। और उसके बाद अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड एरिया यानी कि संक्रमित क्षेत्र से जाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो इन सभी को यहाँ पे हमारी नासिका मार्ग अंदर जाने से रोकती है। और जो तापमान होता है यानी कि जो बाहर की वायु है उसका तापमान हमारे शरीर के बराबर करके भी अंदर लेके जाती है। इसके में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो है हमारे नासा मार्ग में जो रोम होते हैं, रोम यानी कि जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं छोटे छोटे से, और तेल ग्रंथियां यानी कि सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, यह क्या करती हैं कि वहां पे नाक के अंदर नमी बना के रखती है। नाक में जो हेयर होते हैं यानी कि रोम्स जो हमारे होते हैं, ये धूल मिट्टी कणों को छलनी की तरह रोकने का काम करते हैं। और इसी भाग में दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्म कोशिकाएं भी होती हैं। श्लेष्म कोशिकाएं आप जानते हैं दोस्तों कि नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, धूल मिट्टी के कण आकर इसी में चिपक जाते हैं और अंदर जाने से वो रुक जाते हैं और वायु क्या होती है, शुद्ध होकर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र में क्या होती है, श्लेष्म कोशिकाएं यानी कि म्यूकस सेल्स भी होती हैं जो कि चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं। यही धूल मिट्टी और सभी कणों को यहाँ पे रोक लेता है। और इसी में दोस्तों ऑल्फैक्टरी उपकला ऊतक का एक आवरण भी होता है। और यहीं से हमें क्या होता है दोस्तों, गंध, यानी गंध आप जानते हैं कि हमें जो भी स्मेल आती है वह स्वीट स्मेल हो या बैड स्मेल हो, हम लोग बात कहेंगे कि हमें कोई भी गंध अप्रिय हो या प्रिय हो तो हम उसको खुशबू और बदबू का नाम देते हैं। तो वो गंध भी हमें हमारे श्वसन तंत्र के इसी भाग से ग्रहण की जाती है। दोस्तों अगला आता है हमारा ग्रसनी। दोस्तों ग्रसनी पार्ट हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। यह श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों में सम्मिलित होता है, यानी कि दैट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम में कॉमन होता है और यह एक छिद्र द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, एक छिद्र द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। यानी कि जब कॉमन पार्ट रहेगा तो इसका एक भाग हमारे पाचन तंत्र में आगे की ओर बढ़ जाता है इसोफेगस में, और दूसरा भाग एक छिद्र के द्वारा क्या होता है, श्वास नली से जुड़ा होता है। और जो छिद्र होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और दोस्तों इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जो कि इसे हमेशा ढक के रखती है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये ढक्कन हमारा बंद रहता है और जब हम लोग एयर लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ये ढक्कन हमारा खुल जाता है। इस ढक्कन का नाम है हमारा एपिग्लॉटिस। आपने नाम सुना होगा, ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना होती है और इसी संरचना को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा कंठ। कंठ यानी कि लैरिंग्स। सब जानते हैं दोस्तों, कंठ यानी कि जो हमारा लैरिंग्स होता है यह श्वास नली का अगला सिरा होता है और इसकी संरचना एक बॉक्स की नुमा होती है। इसी को हम कंठ या स्वर कोश भी कहते हैं। इसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और यह क्या होता है दोस्तों, चौथी से छठी कशेरुका यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, इनको हम कशेरुकाएं कहते हैं, छोटी छोटी हड्डियां जो होती हैं। तो यह क्या है, चौथी से छठी यानी कि हमारी जो सर्वाइकल वाली जो गर्दन की कशेरुकाएं होती हैं, इसमें चौथी से छठी कशेरुका तक ये इसका भाग
होता है। दोस्तों एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लेरिंग्स कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में इसे लेरिंग्स नहीं, इसे सेरिंग्स कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग को कहते हैं, तो उसमें लेरिंग्स ऑप्शन आता है तो वह गलत होता है। जैसे अगर हम मुर्गे की बात करें, कबूतर की बात करें, कौवे की बात करें, या कोई भी पक्षी की अगर हम लोग बात करें, जहां भी पक्षी शब्द आएगा तो वहां लेरिंग्स की जगह सेरिंग्स हो जाता है। तो ये कंपटीशन के लिए एग्जाम में अगर आप लोग वेटनरी से संबंधित हैं तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला भाग आता है हमारा श्वास नाल, यानी कि यह कंठ के ठीक नीचे, जहां से हमारा कंठ खत्म होता है उसके बाद से हमारी श्वास नली शुरू हो जाती है। और श्वास नली का जो मेन काम होता है वो ग्रसनी और फेफड़ों को जोड़ने का होता है, यानी कि यह केवल एक मीडियम का काम करती है, एक माध्यम का काम करती है, जो कि हमारे ग्रसनी व फेफड़ों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है और पूरी गर्दन में यह फैली हुई रहती है, यानी कि जो हमारी गर्दन का भाग होता है तो 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और इसमें अंग्रेजी के सी आकार के 16 से 20 उपास्थि में, यानी कि मसल्स के क्या होते हैं, अधूरे छल्ले होते हैं, मतलब पूरे राउंड नहीं होता, आधा सी आकार के छल्ले मांसपेशियों के बने होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसकी सतह को आधार देते हैं, यानी कि एक तरह से उसे सपोर्ट देते हैं, उसे खड़ा रखने में मदद करते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर भी श्लेष्म झिल्लियां होती हैं। श्लेष्म झिल्ली की जहां भी बात आती है दोस्तों, वो क्या होता है, श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस आता है, और जो भी हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ जाते हैं उनको ये यहीं रोकने का काम करता है। दोस्तों अभी आप जो लोग सुन रहे हैं, अभी हमारे देश में और पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है, तो जो कोरोना का जो अटैक होता है वो भी यहाँ श्लेष्म झिल्ली पर ही रहता है। इससे क्या होता है, श्लेष्म यहाँ से स्रावित होता है और हमारे गले में सूख जाता है, और सूख के चारों तरफ जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी श्वास नली का स्पेस कम हो जाता है और हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और ये क्या करता है, धूल मिट्टी के कणों को तो चिपका के रोकता ही, ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन है। जब भी हम लोग देखते हैं कि कई बार हमें खांसी चलती है तो कफ निकलता है, जो कफ निकलता है वो यही श्लेष्म होता है, और ये इसलिए निकलता है कि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस हमारी श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में जा रहे थे, इसे श्लेष्म झिल्ली से स्रावित होने वाले श्लेष्म ने इसे वहीं चिपका लिया और उसे खांसी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। आपको पता ही है कि खांसी और छींक जो हमें आती है वो हमारे लिए सुरक्षात्मक प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जो कि हमारे सांस नली में कोई हानिकारक पदार्थ जाने लगेगा तो हमें तेजी से छींक आती है और हम लोग तेज प्रेशर से हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे वे सभी हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो धूल मिट्टी के कण हमारी नासा छिद्र और नली से जो अंदर आ जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो यहाँ के चिपक जाते हैं और हमारे फेफड़े में जाने से बच जाते हैं। श्वास नली की जो भारी परत होती है वह संयोजी ऊतक से बनी होती है, यानी कि इसकी आउटर लेयर काय की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दोस्तों अगला अंग हमारा, अगला ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। तो श्वसन नली की हम लोग बात कर रहे थे कि बक्षी गुहा में दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि दोस्तों जो श्वसन तंत्र अभी हमारा चल रहा था वो सिंगल एक पाइप चल रहा था, यानी कि एक नली आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी श्वास नाल के बाद हमारी ये नली होती दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि वक्षीय गुहा में पहुंच चुकी हुई रहती है, यानी कि हमारी वक्षीय गुहा कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी। हमारे शरीर में दोस्तों तीन कैविटी, बड़ी बड़ी कैविटियों में तीन कैविटी आती हैं। सबसे ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी, जिसे हम लोग छाती कहते हैं, उसके बाद आता हमारा एब्डोमिन कैविटी, जैसे हम पेट कहते हैं, और उसके बाद जो निचला वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो ये हमारी वक्षीय गुहा की बात चल रही है, यानी कि थोरेसिक कैविटी की बात चल रही है। इसी में हमारे दोनों फेफड़े और हमारा हार्ट यानी कि हृदय इसी में स्थित होता है। तो दोस्तों क्या है, श्वास नली वक्षीय गुहा के दो भागों में बढ़ जाती है, और यही जो दो भाग बढ़ते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और प्रत्येक ब्रोंकाई क्या आती है, अब दोनों एक एक ब्रोंकाई एक एक फेफड़े में चली जाती है। राइट और लेफ्ट में जो हमारे फेफड़े स्थित होते हैं, ये ब्रोंकाई हमारी फेफड़ों में चली जाती है। और क्या होता है, फेफड़ों में जाकर फिर कई छोटे छोटे भागों में, छोटी छोटी ब्रांचों में या अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। ये ब्रोंकियोल 2 से 11 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अब क्या होगा कि पहले ब्रोंकाई थी, ये ब्रोंकाई जाके छोड़ कई भागों में बढ़ गई, इनको हमने क्या बोला, ब्रोंकियोल कहा। और अब ये ब्रोंकियल क्या होते हैं, 2 से 11, संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8, 10, 11,
तक ये संख्या होती है, यानी कि 2 से 11 तक छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम लोग कुपिका यानी कि एल्वलाई कहते हैं। और इन कुपिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, हमारी रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। दोस्तों रक्त केशिकाओं का जाल यानी कि इनके चारों तरफ एक कोशिकीय होती है हमारी क्या, कुपिकाएं, और एक कोशिकीय होती है हमारी रक्त केशिकाएं, यानी कि दोनों के चारों तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा वो हमारे हार्ट में हार्ट नहीं, हमारे लंग्स में यहीं से रहेगा। और यहीं से हमारे फेफड़ों में क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी कि जो भी हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन आई वह रक्त में मिल जाएगी हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीमोग्लोबिन बनाती है, और जो रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आई वो हमारे फेफड़ों में जाती है और हम उसे वापस शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह दोनों फेफड़ों में मिलाकर लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं होती हैं, यानी कि 15 करोड़ ईच लंग्स, यानी कि प्रत्येक लंग्स में कितनी होती है, 15 करोड़ के लगभग कुपिकाएं होती हैं। यहाँ पे टोटल हमारा जो फिगर आया है वो है 30 करोड़ का, यानी कि दोनों फेफड़ों मिलाकर लगभग 30 करोड़ के हमारी क्या होती है, कुपिकाएं होती है। दोस्तों अगला हमारा पार्ट है फेफड़े, यानी कि फेफड़े की बात करें तो हम लोग आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फेफड़े संख्या में 2 होते हैं, और इसमें आपको दिख रहा है कि ये हमारा ट्रेकिया यानी कि श्वास नली हमारी यहाँ से आई है। इसके बाद हमारी ब्रोंकाई, ये दोनों भागों में एक एक ब्रोंकाई चली गई, और ये ब्रोंकाई कई ब्रोंक्यूल्स में बढ़ गई, और ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में आपको दिखाई देगा जो लास्ट इनके कोने हैं, ये हमारी होती कुपिकाएं। तो दोस्तों ये हमारे लंग्स का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो कि एक में हमारे में 2 पालियों में बटा हुआ है और एक हमारा 3 पालियों में बटा हुआ है। 3 पालियों मतलब कि 3 भाग में बटा हुआ, और एक हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम लंग्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, यह एक जोड़ी तथा संख्या में 2 होते हैं। दोस्तों जब भी जोड़े की बात करेंगे तो संख्या उनकी 2 हो जाती है। यह एक जोड़ी तथा संख्या में 2 होते हैं। यह वक्षी गुहा में दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि थोरेसिक कैविटी में दोनों साइड में क्या होते हैं, एक एक की संख्या में स्थित होते हैं, और इन्हीं के बीच में हमारा हार्ट यानी कि हृदय होता है। इनके चारों ओर की जो गुहा होती है उसे हम फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग रचनात्मक रूप से बात करें, यानी कि अगर इसकी हम एनाटॉमी की बात करें कि हमारे लंग्स किस तरह के होते हैं, तो लंग्स हमारे स्पंजी होते हैं। स्पंजी आप जानते हैं दोस्तों, जो भी हमारा फॉर्म होता है, जो हम लोग गद्दे में लगाते हैं फॉर्म, तो इस तरह के फॉर्म के तरह स्पंजी हमारे लंग्स होते हैं। और दाया फेफड़ा हमारा क्या होता है, बड़ा तथा 3 पालियों में बटा होता है। मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था कि एक हमारा दायां पार्ट यानी कि सीधा भाग क्या होता है, बड़ा होता है और 3 पालियों में बटा होता है। तो सिंपल सी बात है, जब एक में 2 है तो बायां फेफड़ा छोटा और 2 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों क्या होता है दोस्तों, एक आवरण पाया जाता है। यानी कि जब भी हमारे लंग्स की या किसी भी ऑर्गन की हम लोग बात करें तो उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या होता है, एक लेयर कवर करे हुए होती है। तो इस तरह प्रत्येक फेफड़े यानी कि दोनों फेफड़ों की हम अलग अलग बात करेंगे तो प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर भी क्या होता है, एक आवरण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या कहते हैं दोस्तों, विसरल प्लूरा। ये क्वेश्चन बनता है कि फेफड़े के चारों ओर आवरण पाया तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, प्लूरल गुहा के चारों ओर भी एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। यानी कि फेफड़े के चारों ओर एक आवरण पाया जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। और इसी प्रकार प्लूरल गुहा के चारों ओर भी एक आवरण होता है जिसे हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। इन्हीं दोनों आवरणों के बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्लूरल गुहा या फुफ्फुसीय गुहा। हमने पहले बात की थी कि फुफ्फुसीय गुहा जहां पे हमारे क्या होते हैं, हमारे लंग्स स्थित होते हैं, तो वो कहाँ होती है, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में भी एक गुहा यानी कि कैविटी होती है, उसी को हम बोलते हैं प्लूरल गुहा या फुफ्फुसीय गुहा भी कहते हैं। इस गुहा में क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है यानी कि द्रव भरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल द्रव। यानी कि गुहा का नाम क्या है हमारा, प्लूरल गुहा, और इसी में जो द्रव भरा होता है तो नाम में जब गुहा है तो उसके आगे द्रव आ जाएगा, प्लूरल द्रव हो गया। इस द्रव का जो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, इसका जो मुख्य काम क्या होता है कि ये फेफड़े को रगड़ से बचाता है। यानी कि जब फेफड़े और जो लेयर के बीच में जो स्पेस होता है तो जो लेयर फेफड़े से रगड़ होगी, जब रगड़ होती है तो हमारा फेफड़ा या कोई भी अंग में रगड़ होती है तो डैमेज होता है, तो उन दोनों को रगड़ से बचाता है। और बीच में क्या करता है दोस्तों, चिकनाई यानी कि स्मूथनेस बनाए रखता है। और इसी द्रव के कारण क्या होता है, स्वच्छोवास के दौरान, स्वच्छोवास
आप जानते हो दोस्तों, आपको बता दो शब्द आया है स्वच्छोवास। स्वच्छोवास का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम स्वच्छोवास कहते हैं। तो स्वच्छोवास के दौरान क्या होता है, हमारे जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर और नीचे होती है। जब हमारी बॉडी आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है तो अंदर से हमारे लंग्स भी ऊपर और नीचे होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट यानी कि गति होती है। तो इस तरह का जब द्रव बीच में भरा हुआ रहता है तो इससे क्या होता है, वो हमारे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमारा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी छोटी बड़ी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई और हम कुछ आपको बताना भूल गए या आपके मन में कोई शंका है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। हम आपकी सभी समस्याओं को लेकर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहेगा तो हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।